हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3 के री एग्ज़ाम, टीआरई 3 के कैंसल्ड एग्ज़ाम और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस वीडियो में हिस्ट्री के जो 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल एवं स्पेन। पुर्तगाल एवं स्पेन यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। पुर्तगाल और स्पेन ने 15वीं एवं 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज की और यात्राओं को प्रोत्साहित किया तथा प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियास अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिप पहुंचा। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट तक पहुंचा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इसने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहद भूखंड से परिचित कराया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों में आर्थिक कारण एवं नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला। नए क्षेत्रों की खोज और ईसाई धर्म का प्रचार, जिससे सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास हुआ। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1773 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुई थी। इसी वर्ष चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां कुछ नागरिक आदिवासियों रेड इंडियन जैसे कपड़े पहनकर उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। 18 अप्रैल 1774 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी
रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर थे। इन बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन किया है। वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया है। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिप्रेशन का काल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक समस्या का। ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक समस्या का काल था। 1929 के आर्थिक संकट को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापार, आय, उत्पादन एवं रोजगार में भारी कमी हुई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग गरीबी, बेरोजगारी एवं भूखमरी के शिकार हुए थे। यह महामंदी अमेरिका में प्रारंभ हुई और विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। झारखंड क्षेत्र में उल गुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के क्षेत्र में चलकद में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बेड़ा उठाया। इसके लिए उसने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। 1900 में बिरसा की हेजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। अगला प्रश्न है, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संथाल जनजाति से। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। संथाल जाति के आदिवासियों को ही पहले खरवार कहा जाता था। अंग्रेजों ने इनकी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। 1833 में भागीरथ मांझी नामक आदिवासी नेता ने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया कि वे अंग्रेजों से लड़कर उन्हें उनकी जमीनों पर फिर से कब्जा दिलवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि आदिवासियों को हिंदुओं से इष्ट देव भगवान राम की पूजा करनी पड़ेगी। सभी लोगों ने आदिवासी बाबा जी नाम से प्रसिद्ध भागीरथ मांझी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा में भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां एवं भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर था। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू कर दिया। हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और मशीन निर्मित चीजें बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासन ने भारतीय कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प के विनाश ने व्यापार संतुलन को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। औपनिवेशिक शासन ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महालवाड़ी बंदोबस्त राजस्व प्रणाली लागू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल राजस्व का 10वां भाग कंपनी को देते थे और शेष 1/10 भाग स्वयं रखते थे। यह बंगाल, बिहार व उड़ीसा के अलावा असम, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे एवं यह मद्रास के बाद बंबई में लागू की गई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। यह उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ जिलों में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांगों में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए शामिल था। इसे ही अप्रैल थीसिस कहा जाता है। रूस में मार्च 1917 ईस्वी में ही क्रांति हुई, तो लेनिन जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में वह पेट्रोग्राद में रूस की दूसरी क्रांति के लिए लोगों में उत्साह भरा एवं उसने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन के नेतृत्व में महान बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। लेनिन के द्वारा उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों और मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1804 में सिविल कोड या नेपोलियन कोड फ्रांस की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, साथ ही विधिक समानता तथा जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की। नेपोलियन ने इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया एवं सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भू दासत्व तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया। इन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता देवी की मांग है। 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और इसके प्रमुख बने। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथो हॉल में एक विशाल जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर सत्र। कांग्रेस के नागपुर सत्र में दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित किया गया था। इस सत्र में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव CR दास ने रखा था। इस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि वैधानिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र 1924 की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस सत्र में अहिंसा और असहयोग के सहयोगियों को ब्रिटिश से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया। गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में एकमात्र बेलगाम में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी एवं इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह। गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को नमक आंदोलन कहा जाता है। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। गांधी जी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने।
1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। उन्होंने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया और वहां कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कई दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय नेता थे। कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने 1943 में अंग्रेजों के खिलाफ सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की। भारत के बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में चिल्खी नामक गांव में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। अगला प्रश्न है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र दास। बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। ये एक ट्रेड यूनियनवादी थे जिन्होंने अवध के किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रतापगढ़ जिले का खरगांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने दिशा निर्देश दिया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इनका जन्म बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के एक समृद्धशाली परिवार में हुआ था। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। इनकी अन्य रचनाएं दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, राधा रानी, देवी चौधरानी आदि है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना इन्हीं के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खां। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक अब्दुल गफ्फार खां थे। सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां जैसी उपाधियों से विभूषित अब्दुल गफ्फार खां का जन्म पेशावर में हुआ था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की सहायता से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन, हड़ताल आदि के साथ कांग्रेस के सविनय अवज्ञा अभियान का समर्थन करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलाव। बिहार प्रांत में स्थित राजगीर और नालंदा के बीच स्थित सिलाव नामक स्थान है जहां की खाजा मिष्ठान बहुत प्रसिद्ध है। इस मिष्ठान को सिलाव खाजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे व्यवसायों पर निर्भर होती है। भागलपुर जिला रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे देश में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़े द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन होता है जिससे तसर साड़ी का निर्माण होता है। सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सारे ही युग्म सही है। लीची का मुजफ्फरपुर होगा,
केला का वैशाली होगा और मखाना का मधुबनी होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन में सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं था, इसीलिए चीनी पारंपरिक किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेठ हुकुम चंद। सेठ हुकुम चंद एक मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना 1917 में की थी। इस मिल से चीन के साथ व्यापार किया जाता था। अगला प्रश्न है, होम चार्जेस क्या हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। होम चार्जेस का सर्वाधिक हिस्सा भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पर भी व्यय होता था। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। भारत माता छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेजिनी। मेजिनी ने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। 1830 के दशक में ज्यूजेप मेजिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बायकॉट का विरोध चित्तरंजन दास के अलावा लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं ने विधान परिषद के बायकॉट का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केलांग ब्रिएंड पैक्ट। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए केलांग ब्रिएंड पैक्ट अगस्त 1928 में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। केलांग ब्रिएंड पैक्ट के मुख्य पाठ में 2 लेख हैं। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का त्याग करेंगे। हस्ताक्षरकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा करेंगे।
अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। औद्योगिक क्रांति में कार्डिंग शब्द उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अगला प्रश्न है, गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड हार्डी मैन द्वारा। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स डेविड हार्डी मैन द्वारा लिखी गई है। डेविड हार्डी मैन आधुनिक भारत के एक इतिहासकार और सबाल्टर्न अध्ययन समूह के संस्थापक सदस्य हैं। इनका जन्म अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था एवं पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने गांधी के बारे में और भारतीय सामाजिक इतिहास पर विस्तार से लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 टू 1919 है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में शांति बनाए रखने एवं राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण स्वराज विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना एवं द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना था। 1960 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया। अगला प्रश्न है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर सन यात सेन के नेतृत्व में चीन देश में गणतंत्र की स्थापना हुई। इन्हें आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। इनके कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मीन चुई के नाम से मशहूर हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान के लिए किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में कृषि क्रांति एवं पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी जैसे कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। इस क्रांति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। इस क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में भाप की शक्ति के उपयोग से हुई थी। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में सर्वप्रथम सामंत वर्ग की अवधारणा से इतर मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। मध्यम वर्ग के उद्योगपति और व्यापारियों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को उत्पन्न करने में सहायक भूमिका निभाई थी। औद्योगिक क्रांति उत्पन्न करने में एक अन्य कारक औपनिवेशिक क्षेत्रों के शोषण व दास व्यापार से पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, B.N. राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश B.N. राव 1950 में नियुक्त हुए थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1970 से 80 के दशक में नियुक्त हुए थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।